दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हायर एजुकेटर में। दोस्तों आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 के सामान्य अध्ययन के खंड को देखेंगे। और इस खंड का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित देशों में किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर है ए और रूस। 2018 में रूस में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वह कतर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ। तो उसका सही आंसर है 223 यानी कि बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों उसका सही आंसर है बी, 135.4 करोड़। और अगर वर्तमान की बात करें तो 2020 में जो थी 138 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के अनुसार। ठीक है ना, 138 थी, 138 करोड़। ठीक, निम्नलिखित में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया है। तो 2017 जो घोषित किया गया था, 2017 में जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था वो है दी साइलेंस बेकर्स को किया गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो 2020 में जो है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को किया गया था। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन सा जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, मेवात। हरियाणा का मेवात जो है 2018 में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ जिला था। निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है लालजी सिंह। देखिए, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है उसका सर्वप्रथम उपयोग लालजी सिंह ने किया था। और लालजी सिंह जो थे वो मूल रूप से यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति स्तर भी देखिए होता है, विमर्श स्तर होता है, अवबोध स्तर होता है। ये जो विभेदीकरण स्तर होता है यह शिक्षण का कोई स्तर नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। देखिए, 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना का जो है प्रारंभ किया था। और इस संकल्पना को जो बनाने का जो पैरामीटर्स होते हैं, यानी इस मानव विकास सूचकांक जो होता है उसको बनाने में 3 पैरामीटर्स का हम लोग उपयोग करते हैं। और ये 3 पैरामीटर हैं शिक्षा, जीवन प्रत्याशा तथा प्रति व्यक्ति आय। यानी कि इन 3 पैरामीटर के आधार पर मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की जो सूची है उसे बनाया जाता है। और विश्व के सभी देशों को इस सूची में HDI के आधार पर जो है एक क्रम प्रदान किया जाता है। और प्रतिवर्ष जो है इसकी सूची जो है जारी होती है। और भारत अमूमन जो है 130 के आसपास जो है रहता है HDI इंडेक्स में, HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 को सामान्यतः जाना जाता है। देखिए, 1964 का जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे और उन्हीं के नाम पे जो है इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा TN कून। जो TN कून थे उन्होंने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था। 11वां क्वेश्चन, शोध के दौरान ऐसी संकल्पना का चयन होता है जो, देखिए, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो अंतरिम हो।
देखिए परिकल्पना जो होती है वो किसी भी रिसर्च के एक मोटा मोटी जो होती है रोड मैप होता है, एक प्लान होता है। तो जो प्लान होता है वो हमेशा जो है अंतरिम होना चाहिए, स्थायी। अंतरिम मतलब जो है अंतिम ना हो, अंतरिम मतलब जो अंतिम ना हो, जो फाइनल ना हो, ठीक है ना। और फाइनल कोई भी जो शोध होता है जब हम प्रारंभ करते हैं तो फाइनल कैसे होता है, वो फाइनल तभी होता है जब हम परिकल्पना जो हाइपोथेसिस होती है हमारी, उसको प्रमाण के आधार पे, रिसर्च के आधार पर जब हम उसको प्रूफ कर देते हैं, तब उसके बाद वो है अंतिम रूप उसको प्रदान किया जाता है। इसलिए परिकल्पना जो होती है, हाइपोथेसिस जो होती है, वह हमेशा अंतरिम ही बेहतर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1956 में। देखिए यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1953 में ही हो गई थी। लेकिन 1956 में से संसद के एक बिल द्वारा मतलब इसे वैधानिकता प्रदान की गई, यानी संसद ने इसे 1956 में जो है वैधानिकता प्रदान की। स्थापना इसकी 1953 में ही हो गई थी, ठीक है। 53 इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए 1956 हम लोग इसको मारेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब ने 2018 में सोफिया को नागरिकता प्रदान की थी। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल का अगुवा कौन है? इसका सही आंसर है सी, माधव गौडगिल जो थे वह पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे। ब्रितानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? इसका सही आंसर है झांसी। देखिए झांसी को भी लिया गया था और उदयपुर, दोनों को लिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है और इसका सही आंसर जो है दोनों माना जाएगा, झांसी और उदयपुर दोनों है इसमें। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? देखिए जो सूर्य से 7वां ग्रह है वह यूरेनस है। और सूर्य से अगर हम क्रम को देखें तो सबसे जो पहला सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वह बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे पे हमारे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, पाँचवें पे बृहस्पति है, छठे पे शनि है, सातवें पे यूरेनस है और आठवें पे नेपच्यून है और 9वें पे जो है प्लूटो है, जिसे ग्रह माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है, विवाद है ये। तो संपत्ति का अधिकार है। देखिए जो संपत्ति का अधिकार है उसे संविधान में 300 ए में रखा गया है, ठीक है। तो संविधान में है इसलिए संवैधानिक आधार है, संवैधानिक अधिकार है, संविधान के 300 ए में रखा गया है, इसलिए संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन साथ ही साथ ये कानूनी अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, इसलिए इसके जो आंसर होंगे वो बी और डी दोनों सही होने चाहिए। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं विवाद वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पे जो है आयोग को अपना स्पष्ट विकल्पों का चयन करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे ये लोग पेपर बनाते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसको राष्ट्रपति करता है। उन्नीसवां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? देखिए कानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है। 20वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? देखिए जो पवन विंड एनर्जी होती है उसमें सबसे जो अग्रणी राज्य है वह हमारा तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। देखिए चारों विकल्पों में जो है
सही विकल्प जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। बाईसवां क्वेश्चन, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। देखिए सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जो कि नीचे चारों विकल्प में दी गई हैं, इसमें जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है उसका सही आंसर है बी, यानी व्यास नदी जो है वो पाकिस्तान में नहीं बहती है और ये सिंधु की सहायक नदी है। देखिए इसको याद कैसे किया जाएगा। देखिए जो व्यास जो ऋषि थे, हमारे व्यास ऋषि भी थे, व्यास ऋषि जो थे वो कहाँ के थे, भारत के थे। भाई जो ऋषि मुनि होते हैं कहाँ होते हैं, भारत में होते हैं। पाकिस्तान तो ऋषि मुनि मिलेंगे नहीं, इसलिए इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे कि जो व्यास है, महर्षि व्यास जो है वो भारत में है, भारत में ही रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। तो उसका सही आंसर है ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है हमारे देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है। कौन सा दाहिने तट पर स्थित नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित नहीं है, अर्थात वह बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। और स्वामी विवेकानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक प्रसिद्ध रचना भी लिखी थी, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। देखिए गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल थे, इसे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धों और कानों से संबंधित था। देखिए जो सिद्धों और कानों थे वह संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो कि 1855 और 56 में झारखंड जो राज्य है उसके छोटा नागपुर का जो पठार जो एरिया है उस एरिया में हुआ था संथाल विद्रोह, जिसके नेता थे सिद्धू और कानू, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत की संसद में शामिल हैं। देखिए जो भारत की संसद है, यहाँ देखिए भारत की संसद जो है उसका तात्पर्य ये है कि जो भारत में जो कोई कानून का जो निर्माण होता है, देखिए कानून का निर्माण संसद में होता है, और संसद जो है इस संदर्भ में ले जा रही है कि जो कानून है उसका निर्माण में किन किन लोगों का, मतलब किन किन लोगों की भागीदारी है। तो देखिए कोई भी जो हमारे यहाँ कोई भी जो विधान बनता है, कोई भी जो कानून बनता है, वह संसद के दोनों सदनों में बनता है, और फिर इसके बाद जब वो फाइनल हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई जो बिल होता है वह कानून का रूप लेता है। इसलिए भारत की जो संसद है उसमें भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं। यहाँ भारत की जो संसद है उसको केवल एक बिल्डिंग के रूप में मत देखिए। ये जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद में तो केवल दो ही मतलब वो होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति भवन में बैठता है। लेकिन भारतीय संसद से मतलब जो है उस प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई जो बिल होता है, कोई जो प्रस्ताव होता है वह कानूनी रूप धारण करता है, वो कानून बनता है, वो विधान बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 डी। ठीक है। 29वें पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ चुनाव होता है उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 66 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला जो निर्वाचक गण के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, देखिए लोकसभा में जो टोटल सीटें होती है वो 552 होती हैं, जिसमें से 2 सीटें जो होती है एंग्लो इंडियंस की होती है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचते हैं 550 सीटें। इस 550 सीटों में से जो है 20 सीटें जो होती हैं वह संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुनी जाती हैं, और जो 530 सीटें जो होती हैं उसके जो 530 जो सीटें हैं उस पे जो है राज्यों से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं। यानी कि 530 सीटों पे जो है राज्यों से निर्वाचन होता है और 20 सीटों पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचन होता है। तो यहाँ पूछ रखा है कि लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 530, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का जीएस का पेपर। और यदि आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और वहाँ से जुड़ के आप जो है इस पूरे वीडियो का पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।